Hello students, today we will start male reproductive organ of plants. इसमें देखो अपने जितना मेल का है स्टेमन उसके स्ट्रक्चर की अपन स्टडी करेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह से उसमें फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट का। तो ये जितना भी है आपका ये सारा का सारा मैं NCERT के थ्रू करवाऊँगी। जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका स्टेमन। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और उसको अगर साइंस में अपन बोलें तो उसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियोफोर। उस माइक्रोस्पोरेंजियोफोर में बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं और जो ये पोलन ग्रेन है ये पोलन ग्रेन मेल गैमेट पार्ट होता है प्लांट का। अब सबसे पहले देखो ये स्ट्रक्चर है इसकी एंथर की। इस एंथर के अंदर जो है आपको पोलन ग्रेन्स मिलेंगे। इधर देखो साइड में आपको पोलन ग्रेन का TS ट्रांसफर सेक्शन भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको 4 यहाँ पे पोलन सेक्स दिख रहे हैं और उसके अंदर पोलन ग्रेन्स हैं। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर जो स्टेमन है उस स्टेमन में लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। तो ये इस तरह से जो ये लगी हुई है इसको अपन बोलते हैं फिलामेंट और ये जहाँ से अटैच हो रही है इसको अपन बोलते हैं कनेक्टिव। फिर उसके बाद में अधिकतर जितने भी अपने एंथर होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। जैसे आपको दिख रही एक लोब ये है, एक लोब ये है, तो ये अधिकतर बाइलोब्स मिलेंगी। और कई जो प्लांट्स है उसमें आपको एक ही होगी तो उसे अपन मोनो लोब्ड बोलेंगे। फिर प्रॉक्सिमल इसमें देखो उसके बाद में ये अपने पास में कुछ प्लांट्स में ये फ्री रहता है, कुछ में ये पेटल से अटैच रहता है और जो नीचे वाला पार्ट है वो थैलेमस से अटैच रहता है। अब इसके बाद में देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने को इसमें जो अक्सर आते हैं कि बाइलोब्ड या डाइथिकस या मोनोथिकस, तो ये कभी कभी जो है इस डेफिनेशन वगैरह आती है। तो डाइथिकस में जब 2 थीका होगी तो उसको अपन बोलेंगे डाइथिकस और अगर एक सिंगल होगी तो उसे हम बोलेंगे मोनोथिकस। फिर उसके बाद में यहाँ पे जब अपन जैसे अभी इंटरनल स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी तो ये इसकी सैक जैसी स्ट्रक्चर है। इस सैक के अंदर आपको पोलन ग्रेन्स मिलेंगे और ये जो आपको दिखाई दे रही है राउंड शेप की इसको अपन क्या बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया ही बाद में जाके पोलन सैक में चेंज हो जाती है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास में आती है तो आप इसको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर करोगे। अब सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम देख रहे हैं। तो जो ट्रांसफर सेक्शन था उस ट्रांसफर सेक्शन में अपन ने देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम और 4 आपको दिख रहे थे। और ये जो 4 है इस 4 को सबसे पहले अपन 2 में डिवाइड करेंगे। तो अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो 2 में होगी। जो बाहर वाली है वो बाहर वाली को हम बोलते हैं पोलन वॉल और पोलन वॉल में 4 लेयर्स होती हैं और वो 4 लेयर्स सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके बाद में एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, उसके बाद में टेपिटम और सबसे अंदर की तरफ जो आपको टिश्यू दिख रहा है वो होता है स्पोरोजिनस टिश्यू जिससे डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स। अब यहाँ पे सबसे जो बाहर की तरफ है एपिडर्मिस, उस एपिडर्मिस का अगर अपन फंक्शन देखें तो ये फंक्शन होता है इसका प्रोटेक्शन देना। फिर उसके बाद में एंडोथीसियम है, ये भी सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। मिडिल लेयर है, इसमें आपको 2 to 3 लेयर्स मिलेंगी। और सबसे जो अंदर की तरफ है वो होती है आपकी टेपिटम और टेपिटम इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स को नरिश करती है जब ये बनते हैं पोलन ग्रेन्स। उसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं इसके कि ये इनको जैसे अधिकतर जो एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद में जो 4 पोलन ग्रेन्स मिलते हैं वो अटैच रहते हैं, टेट्राड कंडीशन में रहते हैं। तो उनको अलग करना ये सारा काम किसका होता है? टेपिटम का होता है। उसके अलावा जो एंडोथीसियम है और मिडिल लेयर है इनका प्रोटेक्शन के साथ साथ में डेhiscence ऑफ एंथर भी होता है। डेhiscence ऑफ एंथर ये होता है कि जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसमें से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं तो उसके निकलने में भी इन लेयर्स का जो है हेल्प करती हैं।
उसके बाद में देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, कैन यू थिंक हाउ टेपिटल सेल्स कुड बिकम बाई न्यूक्लिएट। अब ये जो टेपिटम सेल्स होती हैं इसमें एक की जगह दो न्यूक्लियस होते हैं। तो दो न्यूक्लियस इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें जब सेल डिवीज़न होता है तो उस सेल डिवीज़न के टाइम पे इसके बीच में वॉल नहीं बनती। तो एक न्यूक्लियस में आपको दो जो है न्यूक्लियस मिलेंगे। उसके अलावा इसमें आपको डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा। डेंस साइटोप्लाज्म मतलब कि यहाँ क्योंकि इसको नरिशमेंट लेना है इसलिए इसमें न्यूट्रिशन आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद में जो सबसे अंदर की तरफ है वो है स्पोरोजिनस टिश्यू, और यही स्पोरोजिनस टिश्यू है जो मियोसिस डिवीज़न करके पोलन ग्रेन्स को बनाएंगे। अब देखो ये स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये मान लीजिए कि बड़े क्वेश्चन में आती भी है तब आपको पूरी इसके बारे में लिखना है। जब ये टीएस है और इस टीएस में ये स्ट्रक्चर आपको दे रखी है, जिसमें देखो फर्स्ट आपकी एपिडर्मिस है जो प्रोटेक्शन करती है, उसके बाद में सेकंड आपकी एंडोथीसियम है, 2-3 लेयर्स हैं वो आपकी थर्ड लेयर हो गई, और सबसे अंदर की तरफ है वो है टेपिटम। और ये जो आपको अंदर वाला पोर्शन दिख रहा है ये पोर्शन है स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम में डेवलप करेगा। फिर ये देखो एक ये डायग्राम है, इसमें जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये होती हैं लिप सेल्स कहते हैं इनको। लिप सेल्स हैं जो सेल्स डिवाइड दोनों हटेंगी, और हटने के बाद में यहाँ पे बहुत तेज़ी से जैसे बाहर निकलते हैं पोलन ग्रेन्स। तो इसमें ये वाली जो दोनों लेयर्स हैं एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये दोनों हेल्प करती हैं। और ये जो लिप सेल्स हैं इसको स्टोमियम भी बोलते हैं, और स्टोमियम जो है अलग हो जाता है और यहाँ से ये बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक मियोसिस डिवीज़न है, और इस मियोसिस डिवीज़न में माइक्रो मदर सेल से मियोसिस डिवीज़न होगा और इससे 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वुड बी प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ टेट्राड। यानी कि इसमें 4 सेल्स हैं और सारी सेल्स जो है एन है, तो यहाँ की जो है वो कितनी होगी आपकी 4n। तो ये ध्यान रखना कि अगर केवल पोलन ग्रेन की पूछी जाए तो आप कहोगे n, और अगर टेट्राड की पूछते हैं तो आप कहोगे 4n, क्योंकि उसमें 4 आपके माइक्रोस्पोर आ जाते हैं। तो सिंपल सी है कि जब मियोसिस डिवीज़न होता है तो जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं जिनको अपन बोल सकते हैं माइक्रो मदर सेल, वो डिवाइड होते हैं और माइक्रोस्पोर बनाते हैं। माइक्रोस्पोर ही क्या हो गया पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन एक जो है चारों साथ रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं टेट्राड। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें देखो स्पोरोजिनस टिश्यूज़, ठीक है। फिर ये डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होके इसको पोलन मदर सेल कर रहे हैं पीएमसी, और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर जो हैं या पोलन ग्रेन्स हैं वो चारों साथ में रहते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जब हम इसकी इंडिविजुअल देखते हैं तो ये इंडिविजुअल क्या कहलाता है पोलन ग्रेन, और यही जो होता है वो क्या होता है मेल गैमेट, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो है इसी फॉर्म में जो है बाहर निकल जाता है। जब एंथर डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो बाहर निकलता है। बाहर निकलने की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेhiscence ऑफ एंथर, जो अभी अपन ने पीछे देखा था। उसके बाद में अब अपन देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब देखो जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2 आपको बाहर की तरफ लेयर मिलेंगी। जो बाहर वाली है इसे हम बोलते हैं एक्साइन, और ये जो एक्साइन है ये बहुत थिक और रफ होती है, और इस पे जो प्रेजेंट होता है वो आपको पता है स्पोरोपोलेनिन होता है, और जो है सबसे हार्डेस्ट पार्ट। उसके बाद में जो अंदर है उसे हम बोलते हैं इंटाइन, और ये इंटाइन बिल्कुल थिन लेयर है,
और सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे देखो आपको कुछ पोर्स दिख रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इन पोर्स को हम बोलते हैं जर्म पोर, और यही जर्म पोर हैं जो कि जब ये जर्मिनेट होता है पोलन ग्रेन, तो यहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो बाहर निकलती है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इतना हार्ड है कि यहाँ से पोलन ट्यूब नहीं निकल सकती है। इसलिए ये जर्म प्योर, और अधिकतर आपको पोलन जो ग्रेन्स हैं उनमें आपको 3 मिलेगी। उसके अलावा ये वैसे तो सिंगल होता है, लेकिन तुरंत इसमें डिवीज़न होता है, और डिवीज़न होने के बाद में इसमें 2 सेल्स बनती हैं। एक सेल तो होती है जिसे हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और एक सेल जो होती है जिसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं, और यही जनरेटिव सेल है जो आगे जाके डिवाइड होती है। अब देखो पोलन ग्रेन्स के बारे में लिखा हुआ है कि जो पोलन ग्रेन्स है वो फर्स्ट सेल है। कई बार क्वेश्चन आता है, तो ये फर्स्ट सेल है किसकी? मेल गेमेटोफाइट की, क्योंकि मेल गेमेटोफाइट आपका कैसा होता है? जर्मिनेटेड 3 सेल स्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए हम जो पोलन ग्रेन होता है उस पोलन ग्रेन को फर्स्ट सेल कहते हैं मेल गेमेटोफाइट की। फिर उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है कि जैसे हिबिस्कस मतलब जो चाइना रोज़ होता है, अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे उसमें येलो कलर का दिखाई देते हैं। वो एक्चुअली क्या है, जब आप उसको देखोगे तो वो पोलन ग्रेन्स हैं। फिर उसके बाद में अपन स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से जो माइक्रोस्पोर है वो जर्मिनेट होता है। अब देखो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर है, अलग अलग प्लांट्स में उनके कलर अलग होते हैं, उनकी साइज़ अलग होती है, उनकी शेप अलग होती है, उनके कलर वगैरह अलग होते हैं। तो उसके बेस पे जो है हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि नॉर्मली ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मली कितना होता है डायमीटर, तो 25 to 50 माइक्रोमीटर। फिर उसके बाद में सबसे बाहर की तरफ जो है वो एक्साइन होती है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना कि एक्साइन के ऊपर स्पोरोपोलेनिन होता है, उसकी कवरिंग होती है, और ये एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको कि किसी भी हाई टेम्परेचर या स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कलाइन में भी आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में इसी के अंदर आपको जर्म पोर मिलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि क्योंकि इंटाइन ने वो पोलन ट्यूब बनाएगी, तो इसी जर्म पोर से वो बाहर निकलेंगे। फिर उसके बाद में देखो प्रेजेंस अब है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जितने भी नीट के ऐसे ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो आप अच्छी तरह से करना। व्हाई डू यू थिंक एक्साइन शुड बी हार्ड, तो आपको आगे समझ में कि स्पोरोपोलेनिन होता है इसलिए ये क्या होती है, हार्ड होती है। फिर उसके बाद में जो फंक्शन ऑफ जर्म पोर, तो इसमें आपको आएगा कि जो पोलन ट्यूब है वो बाहर निकलेगी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में जो इनर लेयर होती है उस इनर लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन, और ये बिल्कुल कंटिन्यूस रहेगी, इसमें कोई आपको पोर और नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे फिर इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि इंटाइन किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। फिर उसके बाद में पोलन ग्रेन जब डिवाइड होता है, इसमें जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो ये जर्मिनेशन या आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट का फर्स्ट स्टेप है। पहला अभी जब पोलन ग्रेन बना था तब तो माइटोसिस डिवीज़न हुआ था, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मियोसिस डिवीज़न। तो जो मियोसिस डिवीज़न होने के बाद में पोलन ग्रेन बना, और पोलन ग्रेन बनने के बाद में फिर जब फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट होता है, तो जो फर्स्ट स्टेप है उस फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न होता है, जिससे 2 सेल्स बनती है, एक तो बनती है वेजिटेटिव सेल और एक बनती है जनरेटिव सेल। अब यहाँ पे आपको दिख रही है, ये तो है वेजिटेटिव सेल जो बहुत बड़ी सी है, और उसी में जनरेटिव सेल है जो कि फ्लोट करती रहती है, और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, जो थोड़ी सी लेंस जैसी। तो यहाँ पे देखो वेजिटेटिव सेल है वो बिगर है, हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरी है जनरेटिव सेल जो स्मॉल है, और ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है, और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है, और इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ पे
एक और डायग्राम है जो कि कहलाता है, जैसे फर्स्ट स्टेप में तो आपकी वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बन गई। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप होता है मेल गेमेटोफाइट का, उसमें जो है इसमें से जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल की तरफ जो भी जर्मपोर होगा उससे ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब बनेगी, और उस पोलन ट्यूब में पहले जाएगा वेजिटेटिव सेल, जिसका हम दूसरा नाम कर देंगे ट्यूब न्यूक्लियस। एक्चुअली ये है कौन सा, आपका वेजिटेटिव सेल का ही न्यूक्लियस है, और लेकिन ट्यूब में आ गया इसलिए हम इसका नाम बदल देते हैं ट्यूब सेल। और इसके पीछे पीछे जो है वो जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो इसमें एंटर करता है। फिर थोड़ी देर बाद जो है मेल गैमेट्स बनते हैं। ये जनरेटिव जो न्यूक्लियस है वो सेकंड इसमें मियोटिक डिवीज़न करता है, और एक की जगह इसमें 2 मेल गैमेट बनते हैं और एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस। तो इस तरीके से ये 3 सेल स्ट्रक्चर है। इस 3 सेल स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। ये ध्यान रखना, जब भी अगर आपसे पूछा जाता है कि मेल गैमेटोफाइट क्या है, तो 3 सेल या जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। इसके बाद में फिर अब थोड़ा सा अपने इसकी जो पोलन ग्रेन्स हैं उन पोलन ग्रेन्स की यूज़फुल चीज़ें क्या हैं, कुछ हार्मफुल चीज़ें, तो वो अपने को यहाँ पे थोड़ा सा देखना है। पोलन ग्रेन में न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसलिए जो है हम आजकल इसको एज ए फूड सप्लीमेंट या पोलन टेबलेट के रूप में यूज़ करते हैं, और इसको जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी। तो अब यहाँ पे देखो दे रखा है पोलन कंजम्पशन हैज़ बीन क्लेम्ड इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेज वगैरह, तो वहाँ पे दे रखे हैं। फिर यहाँ पे देखो ये डायग्राम भी आपको दे रखा है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में है कि जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलन ग्रेन्स जब किसी भी प्लांट की स्टिग्मा पे पहुंचता है, यानी तो वहाँ पर जाके वो जर्मिनेट होता है, और जो जर्मिनेशन वाला टाइम है उस जर्मिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, पोलन वाइवेबिलिटी। तो पोलन वाइवेबिलिटी हर प्लांट्स में, जैसे पूछा हाउ लॉन्ग यू थिंक पोलन ग्रेन्स रिटेन वाइवेबिलिटी, तो ये डिपेंड करती है कि प्लांट के ऊपर। उसके अलावा ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ भी है। तो एक तो प्लांट के किस तरह का प्लांट है, उसके बाद में टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, और उसके बाद में जो प्लांट का टाइप है उस पर ये डिपेंड करती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ये एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे राइस एंड वीट पोलन ग्रेन्स लॉस वायबिलिटी इन 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट्स में ये जर्मिनेट हो जाएंगे। उसके बाद में फिर अपने पास में रोजीसी फैमिली है जिसमें रोज़ आता है, लेग्यूमिनेसी जिसमें अपनी पल्सेस वगैरह आती हैं, सोलेनेसी जिसमें अपने वेजिटेबल्स आते हैं, आलू है, टमाटो वगैरह है, ये आते हैं। तो उनमें आपको 1 मंथ तक की वायबिलिटी मिलती है। फिर उसके बाद में इन सब चीज़ों को अगर हम एक तरीके से प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास में एक बहुत अच्छा टेक्निक है, और उस टेक्निक को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो है, उस प्रिजर्वेशन में हम नाइट्रोजन रखते हैं 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में नाइट्रोजन लिक्विड में रहती है, और फिर हम इसको, इसमें जो भी हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे हमारे पोलन ग्रेन्स हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है स्पर्म्स हैं, ठीक है, आजकल डीएनए हैं, तो इन चीज़ों को हम काफ़ी लंबे समय तक जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे आजकल पोलन बैंक्स बने हुए हैं, सीड बैंक्स बने हुए हैं, स्पर्म बैंक्स बने हुए हैं, और आजकल बायोटेक्नोलॉजी में और भी कई चीज़ें हैं जिनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस पे है, मेल का आपका कंप्लीट हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ओके, थैंक यू।